खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। प्रॉपर्टी लीक्स, 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी दुबई में पाकिस्तानियों की जानिब से खरीदी गई है। अब एक अखबार के मुताबिक ये 12.5 अरब डॉलर हैं। चलिए 12.5 अरब डॉलर हैं या 11 अरब डॉलर हैं, बहरहाल एक बड़ी अमाउंट जो है वो पाकिस्तान से गई है दुबई, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं। अब ये कोई गैर कानूनी फेल है या इस पर कोई कानूनी तौर पर सवाल उठते हैं, ये इस पर एक बहस हो रही है, या अखलाकी तौर पर यह दुरुस्त नहीं है, या ये पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान हुआ है। तो बहुत सारे इसके पहलू हैं। इसके मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से अब सियासतदान भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, एनालिस्ट भी कर रहे हैं। सियासतदान को समझते हैं कि जी ये कोई एक डब्बा फिल्म है, ये पुरानी जो पनामा लीक्स थी उसी तरह की एक चीज़ है, इससे कुछ नहीं होगा और इसमें कोई नया इंकशाफ नहीं हुआ, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस पर हम बात करते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब की एक जो 190 मिलियन पाउंड केस में आज जमानत हो गई है। अगरचे वो साइफर और इद्दत केस में अभी भी गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई तो अमल में नहीं आई, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस में उनको आज जमानत मिल गई है। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, उनके मौक़िफ़ की हिमायत है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, बिलावल ने आज तहरीक इंसाफ को बहुत तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि आप जमहूरी होने का दावा करते हैं लेकिन जमहूरी कुव्वतों से बात नहीं करना चाहते और गैर जमहूरी कुव्वतों से बात करना चाहते हैं। तो तहरीक इंसाफ ये क्यों कर रही है? फैसल बोटा साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जजेस को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाया और जुमला इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो हम उनकी पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुदाखलत हुई है तो जजेस फिर इसका सबूत दें। अब ये सबूत तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं मांगे, लेकिन फैसल बोडा साहब मांग रहे हैं, तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा ये कि हद तक इज्जत का एक नया कानून आया है, किस पर लागू होगा, इसमें क्या है, इन तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं। मेरे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, खुश आमदीद। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और अहमद अवैस एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और PTI रहनुमा है। मैं सबको खुश आमदीद कहते हुए सबसे पहले 2 ट्वीट्स आपके सामने रखता हूँ जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पहले पनामा लीक्स का क्या हुआ था, जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया है। वो कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ जिसका पनामा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था उसको टारगेट कर लिया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ है? मुशर्रफ, शौकत अजीज, वोडा और बहुत से नाम जो सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई बताए? पुरानी डब्बा फिल्म का चरबा है। दूसरी ट्वीट में वो कह रहे हैं कि ये बड़ी खबर, डब्बा फिल्म पहले भी चली हुई है, वही किरदार और वही नाम, नई बात क्या है? फिर वो कहते हैं कि लगता है ये 2 नंबर फिल्म सिर्फ असल वारदातों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है और इसकी फंडिंग भी वही वारदातियाँ कर रहे हैं। काम जैसे जैसे करीब आ रहा है इस किस्म की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया कि ये पनामा लीक्स की तरह का इसका हाल होगा। पनामा भी कुछ नहीं था और ये भी कुछ नहीं है, लेकिन इलेक्शन से एक रात पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पनामा को एक हकीकत करार दिया था। आमिर इलियास राना साहब किसकी बात को माने? बिलावल साहब की बात को माने जिसमें वो कहते हैं पनामा हकीकत है, आज तक हमें मनी ट्रेल नहीं दिया और ये पुरानी बात नहीं है, यह भी इलेक्शन से एक रात पहले की बात है जब वो कह रहे थे। या ख्वाजा आसिफ की बात को माने जो समझते हैं कि इसमें से कोई भी नई बात नहीं है, ये पनामा भी कुछ नहीं था और ये भी कुछ नहीं है? दोनों बातों को दुरुस्त मानते हुए इस तरह कर लें कि नवाज शरीफ का नाम तो पनामा में नहीं था, बिल्कुल क्लियर बात है। और क्या ढूंढा यहाँ पे, इतनी बड़ी JIT बनी, जज सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर लगे मॉनिटरिंग के लिए जी, और धमकियां लगाते रहे वो जज साहब। मैं ये आज इसलिए नहीं बात कर रहा कि जज साहब एजाजुल हसन साहब रिटायर हो गए, जब वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे मैं तब भी इसी तरह ही बात किया करता था और शायद 1-2 दफा अहमद अवैस साहब की मौजूदगी में भी हुई ये बात कि भाई आप चौधरी कमर जमान को डिप्टी चेयरमैन इम्तियाज ताजवर जो अब बहुत हो गए उनके जरिए मैसेज भेजते थे कि JIT की रिपोर्ट पे हाथ नहीं लगाना, उसको सिर्फ आपने टाइम पूरा करके फॉरवर्ड कर देना। नैब ने तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी उसके अंदर, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करने भी नहीं दी थी, उन्होंने भेज दी। जो सजा दिलवानी थी वो लिखे हुए फैसले पे हो गई क्योंकि वो जज साहब खुद उस फैसले को देख रहे थे और हाई कोर्ट ने उड़ा दिया। अब आप आ जाएं कि आज, या आपने बिलावल का एक शॉट सुनाया, बिलावल साहब आज बहुत कुछ PTI के बारे में कह रहे थे, वो कहते रहते हैं सियासतदान एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। इशू ये है कि क्या साबित किया, जो हुसैन नवाज का वर्शन था कि ये मुझे मेरे दादा ने दिए, तो क्या नवाज शरीफ का कोई लिंक साबित हुआ? आज हाई कोर्ट से भी वो बरी हो चुके। और आपको पता है कि जब अतहर मिनल्ला साहब ने उनके केस की जमानत दी थी एवन फील्ड वाले में, तो उस वक्त आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार साहब, वो लोग थे ना सुप्रीम कोर्ट में, वो निचले नहीं बैठ रहे थे कि जमानत कैसे दे दी, कि आप तो मेरिट केस के मेरिट पे डिस्कस करने चले गए हैं। और वहां पे मतलब इस हद तक वो चले गए थे कि लगता था जैसे सुबह वो जमानत कैंसिल कर देंगे।
तो वो जमानतें हो गई थी, जैसे आज खान साहब की भी जमानत हो गई। ये हाई कोर्ट का राइट है, निचली कोर्ट का है कि वो बरी करे या सजा दे दे। अगर आपको केसेस की बुनियाद यही रखनी है कि जी ये पॉलिटिकल हैं तो सारे पॉलिटिकल हैं, अगर ये लीगल हैं तो सारे लीगल हैं, और फिर जमानतें हैं तो वो भी लीगल हैं, बरी होना है तो वो भी लीगल है। क्वेश्चन तो हमारे निज़ाम इंसाफ पे आता ही आता है कि हम नीचे से टॉप पे आए जा रहे हैं, उसको नहीं देखते। अब आप आ जाए कि जी ये पनामा में वो डब्बा इसलिए कहा कि जिन लोगों ने केस किए, सराजुल हक साहब का नाम पहले लूंगा, इमरान खान साहब का बाद में लूंगा, नवाज शरीफ का नाम जिसका नहीं था उसको अकामा पे निकलवाने के बाद क्या बना उस पनामा का? वो सुप्रीम कोर्ट जो जज साहब कहते थे ले आओ हमारे पास, आसिफ सईद खोसा साहब, हम देखेंगे उन्होंने क्या किया उसके बाद। वो फिलासफर तो बन गए उसके अंदर लिख के। और जब नवाज शरीफ के हक में अरशद मलिक जज की एक एविडेंस आई, तो उन्होंने जैसे बहिश्ती जेवर में पुलिस रात की मंजिलें क्रॉस करने लिखना है, तो उन्होंने वीडियो एविडेंस के लिए इतनी बड़ी शराइत लगा दी, जो यूके में तो मानी गई कि ये वीडियो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जज साहब का चूंकि उसके अंदर खुद अपना पर्सनल वेंडेटा कहें, इंटरेस्ट कहें मौजूद था कि ये केस छेड़ा ही ना जा सके, उस जज को सजा दे दी। लेकिन जो उस जज की वजह से सजा पाया नवाज शरीफ, उसकी तरफ नहीं जाने दिया। तो फिर बात की बात है ना, हमारा निजाम इंसाफ जिस तरह आज लोग पीटीआई के कह रहे हैं कि खान साहब को इस तरह सजाएं दी गई, उजलत में दी गई, तो भाई फिर बैठ के आपस में तय कर लो ना। आज पार्लियामेंट में आप मिल जाओ जी, कोई तीसरी पार्टी को ना आने दो। आपने जो मामलात आईनी तौर पे दुरुस्त करने हैं वो बैठ के कर ले, फिर रोना धोना खत्म हो जाएगा ना सबका। चलें ये तो किसने किसके साथ बैठना है इस पर तो आगे जाके बात करते हैं। लेकिन अहमद अवैस साहब, क्या ये कह देना काफी होगा कि ये जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं ये डिक्लेयर्ड हैं, इसमें कोई कानूनी जो है वो सुकुम नहीं है, लेकिन ये सवाल उठाना इसके साथ ही कि ये पैसे आए कहाँ से थे, इसकी मनी ट्रेल क्या थी, ये पैसे गए कहाँ हैं, ये लोगों की जो सरकारी अफसरान है वो कैसे उन्होंने बाहर जायदादें बना ली, ये सवाल क्या वैलिड है या ये भी सवाल नहीं उठता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे वैलिड सवाल तो यही है जनाब। अभी बात कर रहे हैं आप मियां नवाज शरीफ की, वहां भी यही सवाल, इट विल रिमेन वैलिड। उसका तो आंसर कभी नहीं आया कि मियां नवाज शरीफ जब सियासत में आए 1981 में, वो जब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बने पंजाब के, और उसके बाद 91 में वो यहाँ पे पहली दफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो 10 साल का आप उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड उनका जो है ना, उसका इनकम टैक्स रिटर्न का, उनका टैक्स रिकॉर्ड निकाल के देख लें। 8,000, 4,000, 6,000, 10,000 ये उनका सालाना टैक्स जो है वो पे करते थे। अब इतना टैक्स पे करने वाला अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का जो मालिक बन गया वहां पे सऊदी अरेबिया में भी और यूके में भी, वो कैसे बन गया? ये ही वो सवाल है जो यहाँ पे भी उठा है। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आप बसर रसूख कह लीजिए, मैनोवरिंग कह लीजिए, ये सूरत हाल जो इतनी खतरनाक है, मैं ये बड़ी तकलीफ से बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे जा खड़ा हुआ है। हमारा मुल्क डिफॉल्ट के करीब खड़ा है, लेकिन क्या ये फैमिलीज जो है ये भी डिफॉल्ट के करीब है? ये फ्लरिश कर रहे हैं, ये अरबों की प्रॉपर्टीज के, डॉलर्स के जिस वक्त मालिक बन चुके हैं। सही है, लेकिन इसमें सिर्फ इसमें दो सियासी खानदानों की बात नहीं है ना सर, इसमें सरकारी अफसरान भी हैं, इसमें कारोबारी तबका भी है, इसमें पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके भी नाम हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो इसके मुहर्रिकात भी फिर बहुत सारे हुए ना सर। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर उस वक्त जब ये पनामा का केस उठा था, अगर सबको पकड़ा जाता और उनको बाकायदा तौर के ऊपर सजा हो जाती और सजा अपहोल्ड होती, तो आज आपको ये दुबई स्कैंडल के अंदर कोई पाकिस्तानी नजर ना आता कम से कम। लेकिन जब उनको नजर आया कि यहाँ बड़े से बड़ा काम कर लो और उसके बाद आप बच के निकल जाओ, तो ये एक इंडिकेटर है एक ऐसे आदमी के लिए कि जिसने कल को यही काम करना है।
मुज़म्मिल सरवरी साहब, क्या इस सारे मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की नज़र से देखना चाहिए? अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि चंद खानदान अमीर हो गए, बाकी गरीब हो गए, ये तो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे। ये आप इसमें आपको इलीगैलिटी कोई काबिल एतराज़ चीज़ देखते हैं? 11 अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ का दुबई में होना पाकिस्तानियों की? ये तो केस टू केस देखना पड़ेगा। मैं कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट सब लोगों के लिए तो नहीं दे सकता। किसी की जायज़ भी हो सकती हैं और किसी की नाजायज़ भी हो सकती हैं, और ये तो तहकीकाती इदारों का काम है कि वो जिसकी जायज़ हैं, डिक्लेयर्ड हैं, वो जायज़ हैं, जिसकी नाजायज़ हैं और डिक्लेयर्ड नहीं है वो नाजायज़ हैं। जिसके पास मनी ट्रेल है उसके पास मनी ट्रेल है, जिसके पास मनी ट्रेल नहीं है उसके पास मनी ट्रेल नहीं है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये तो केस टू केस देखने की बात है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। लेकिन जहां तक पानामा की बात है, पानामा में 400 से ज्यादा लोग थे, बिल्कुल देखना चाहिए केस टू केस। जिसकी टैक्स रिटर्न में ये सब कुछ शो है, मनी ट्रेल मौजूद है, उसको कुछ ना कहा जाए। जिसकी नहीं मौजूद है उसको पेनल्टी डाली जाए, उस पर एसेट बियॉन्ड मीन का केस बनाया जाए। मैं ना ये कहता हूँ कि सारे गलत हैं, ना ये कहता हूँ सारे ठीक हैं। कानून की जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक केस टू केस देखा जा सकता है। लिस्ट आ गई है ताकि FBI इस लिस्ट को देख ले, इसमें जितने नाम हैं उन लोगों की टैक्स रिटर्न्स को देख ले, उनसे मैच कर ले इन प्रॉपर्टीज को जिनकी जाहिर की हुई हैं, उनको कुछ ना किए, जिनकी नहीं जाहिर की हुई हैं उनसे सबूत मांग लिए जाएं। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखें ना कि पानामा की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी तहरीक इंसाफ थी। पानामा के नतीजे में तहरीक इंसाफ को अपना सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ माइनस करने का भी मौका मिला, और पानामा की वजह से ही तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आके पानामा के तमाम मुल्ज़िमान को सजाएं दी? क्या उन्होंने उन सब की नैब की तहकीकात कराई, FBI की तहकीकात कराई, उनके रेफरेंस बनाए, उनकी प्रोसिक्यूशन की? जवाब है नहीं। क्यों? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद एक सुकून क्यों आ गया था तहरीक इंसाफ के अंदर, और बाकी 400 लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? आज दो खानदानों की तो बहुत कहानी है, अहमद अवैस साहब हमें सुनाते हैं। हमारे लिए तो 400 के 400 दो खानदान थे जो पनामा में जिनका नाम था, क्योंकि ये पाकिस्तान का निज़ाम यकसा निज़ाम इंसाफ पर कायम है। इसमें मकबूल को गैर मकबूल पर, अमीर को गरीब पर, काले को गोरे पर कोई तरजीह हासिल नहीं है। अगर एक शख्स की JIT बनी थी तो 400 की कहां गई? क्या आपने सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए अदलिया से सहूलतकारी हासिल की और अपने मुखालिफ को माइनस किया और इक़्तिदार पर पहुंच के आप भूल गए? तो आप भी कौमी मुजरिम हैं। फिर आप तो बड़े मुजरिम हैं ना, बाकी मुजरिमों से बड़े मुजरिम हैं आप, कि आपने उसको इस्तेमाल किया। तो ये जो आज हमें कहानियां सुनाते हैं खानदानों की, असल में तो ये जिम्मेदार है इस सारे के कि ये सहूलतकार बने और इन्होंने इसके जरिए बेनिफिशरी बने, इक़्तिदार हासिल किया और फिर उन्हीं लोगों के सहूलतकार बन गए, बाकियों को नहीं निकाला, बाकियों के बारे में बात नहीं की। क्यों? बाकी इनके लोग थे, बाकी इनके बेनिफिशरी थे, बाकियों की प्रोटेक्शन क्यों की गई? ये सवाल कौन पूछेगा? बाकी मैं समझता हूं कि अगर किसी की बाहर प्रॉपर्टी कानूनी है तो वो बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान के लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक, और अगर किसी की गैर कानूनी है, आम बात है कि आप कह रहे हैं कि इस सब की तहकीकात होनी चाहिए, मगर तहकीकात शुरू होगी तो ये एक और प्रोपेगेंडा सही है, एक और पेंडोरा बॉक्स भी खुलेगा। मैं इससे पहले कि एक और मौजू पर आमिर असरान साहब के पास आऊं, लेकिन इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे अहमद अवैस साहब, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया मुजम्मिल साहब ने। वो कह रहे हैं कि आपने इन फैसलों को जो अदालत ने दिए थे पनामा के, अपने इक़्तिदार के उसूल के लिए तो कर लिया इस्तेमाल, लेकिन उसके बाद फिर इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं दी पनामा में? आज आप खुद यहां बैठ के मुतालबा कर रहे हैं, आपकी हुकूमत रही है, क्या हुआ उसमें? ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो होनी चाहिए थी, लेकिन अगली बात जो इन्होंने की है कि बाकी जो लोग थे जिनकी वहां पे जायदादें और प्रॉपर्टी वगैरह डिक्लेयर हुई थी, और ये भी बात दुरुस्त है कि ये मैटर जो है केस टू केस बेस के ऊपर ही देखने वाला है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी को माफ नहीं करना चाहिए था। ये माशरा इसी वजह से खराब हुआ है कि हम जो समझते हैं कि जो हमारे साथ है वो ठीक है, और जो मुखालिफ है उसकी फाइल खोल देते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये इसी वजह से हमें इस तबाही के दहाने पे हम पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। ये बिल्कुल बात जो है ये हमें
अगर मुल्क को ठीक करना है, कौम को सही रास्ते पे लेकर आना है और हमने एक करप्शन फ्री सोसाइटी की तरफ कोई दाग पेल डालनी है, कोई स्टेप लेने हैं, तो यही अंदाज अपनाना चाहिए था और आज भी हमें अपनाना चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है जी। आमिर लियासराना साहब ऐड करना चाह रहे थे आप? ये जो टैक्सों की बात होती है ना, ये सारे लीडर्स की अपनी अपनी है कि आपके नाम पे क्या है, कि उनके वालिद, आज भी वही बात है कि मियां शरीफ की तरफ से वो पोते को गई साबित कर देते। सब अदालतें आपके साथ थी, सब वो मौजूद थे, चेयरमैन नायब सरतापा आपके साथ थे, जो वो कहते थे इमरान खान साहब के जनाब इसको तो शहजाद अकबर अकेला काबू कर लेता है, बशीर मेमन को कहा, और उनकी वजारत उज़्मा के दौर में बशीर मेमन ने ये इंटरव्यू दिया कि वहाँ क्या हो रहा था। तो भाई बात ये है कि जब अपना वक्त था तो किसी के लिए कुछ नहीं किया, और आज तकरीरें फिर यही हैं, बस हमारा अलमिया यही है। सही है, चलिए एक और मामला में जी सही है। अच्छा, आज जो है वो इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड में आमिर लियासराना साहब उनको ज़मानत मिल गई, और जो 3 केसेस में वो उनको अभी तक सज़ा हुई है, इद्दत वाला केस और ये तोशा खाना वाला और ये तीसरा, ये इसमें शायद सबसे तगड़ा केस यही था जिसमें उनको ज़मानत मिल गई है। तो अब आप कैसे देख रहे हैं इसको? ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर यह होगा कि साबित हो गया कि ये कोई केस ही नहीं है, और जाहिर है इमरान खान बार बार जब सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि बड़ा भोंडा और बड़ा एक ऐसा केस है जिसके का कोई सरपैर ही नहीं है, इसमें तो मेरे नाम पर कुछ नहीं है और मैंने इससे एक पैनी का फ़ायदा नहीं उठाया है, तो एक इदारा इससे बना है, और उसमें भी जो है वो बाहर से पैसे आने को वो साबित करते हैं कि जी इससे कुछ इसमें डील नहीं हुई है। तो आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी पोजीशन और अखलाकी पोजीशन इससे बेहतर हो जाएगी? देखिए बात यह है कि वो बरी हो जाए, उनकी इलाकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, उनकी जमानत हुई है, ये उनका राइट था, और हर मुल्जिम का ये राइट है कि उसे जमानत मिलती है और वो बात करता है। इशू सिर्फ इस केस में, आप बाकी सब छोड़ दें, अलकादर को फलाने को, इशू ये है कि 190 मिलियन पाउंड आए, वो आए थे हुकूमत पाकिस्तान के पास, और आपने वो पैसे जो आए उनको कैबिनेट से एक सीक्रेट डीड के तहत, ठीक है, मतलब ये केस सिर्फ इतना ही है कि वो बता दें कि ये कानूनी तौर पे जो वो कह रहे हैं पैसे आपको हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहे हैं और आप भेज रहे हैं एक जुर्माने में, बात इतनी सी है। अगर ये इख्तियार उनका गलत इस्तेमाल हुआ है तो वो मुजरिम ठहरेंगे, अगर ठीक है तो वो मुलजिम नहीं होंगे बल्कि बरी हो जाएंगे। बस ये बरी होने के या इल्जाम लगने के, अभी उनका इद्दत वाला केस अगले हफ्ते में फैसला होना है, और दूसरा तोशा खाना में उनकी सजा मुअत्तल हुई है, अभी एक और केस में साइफर में उनकी अपील चल रही है, वो बरी हो जाते हैं, वो केस रिमांड हो जाता है। ये भी अदलिया ने फैसला करना, मैं और आप कौन होते हैं? यही अदलिया, यही हाई कोर्ट के जज जिन्होंने नवाज शरीफ को बरी किया वो इमरान खान को बरी कर दें, हम क्यों कहेंगे कि जी वो चोर है? मैं तो नहीं कहता। ये इल्जामात लगते हैं, और सियासतदान हो या कोई दुबई लीक वाले हों, दुबई लीक वालों में से अक्सर की रिपोर्ट यह है कि जी फलां जगह से पैसे लिए और हमने डिक्लेयर किए हुए। अगर डिक्लेयर्ड पैसे को इलीगल साबित करना है तो वो हमारे रेगुलेटर जो इदारे हैं, SCCP है, FBR है, ये इनका काम है कि वो चेक करें। सिर्फ मैंने एक बंदे का लिखा है, रिटायर्ड मेजर जनरल साहब का, जिन्होंने लिखा है कि मैंने 2022 में ये मेरे नाम पे हुए थे और मैं अब इसको डिक्लेयर कर दूंगा। बाकी सब ने ये कहा है जो नाम सामने आए हैं कि हमने डिक्लेयर किए हुए हैं और लेजिटिमाइज मनी से हैं। अब इसको चेक कराना है। ये कोई कानून में बंदिश तो नहीं है कि कोई पाकिस्तानी कहीं बाहर जायदाद नहीं खरीद सकता। सही है, बेशुमार लोग हैं वहां रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। असल इशू ये है कि हमारे इदारे कितने स्ट्रेंथ पे मौजूद हैं और वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इस बात को। ये नहीं है कि जायदादों के आप नाम तो किसी, मैं इस्लामाबाद की कोठियों के नाम इकट्ठे करना शुरू कर दूं तो इसका मतलब ठीक है। आमिर लियासराना साहब, अब इसमें मगर सवाल ये पैदा होता है ना कि आप ये कह रहे हैं कि अगर अदालतें बरी कर देती हैं तो किसी को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन फिर क्या कोई केसेस बनाने वाले से पूछेगा कि ये केस किस बुनियाद पर बनाए गए थे? और उसका जाहिर है एक इम्पैक्ट हुआ है। एक शख्स जो है वो 1 साल तक अगर जेल में रहा है, न सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ पर, वो अगर एक कौमी लीडर है तो उसकी सियासी जमात पर, और सियासी जमात है तो इलेक्शंस पर है तो फिर कौम पर उसके असरात मुरतब हुए होंगे। तो क्या ये कह देना कि जी ठीक है केस बना था, अदालत बरी कर दिया, बाहर आ गए, क्या इज दिस सो सिंपल? ये इसका जवाब मैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से और अहमद वैस साहब से भी जानता हूँ, छोटा सा ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुजम्मिल सरवरी साहब, जो सवाल मैं छोड़ गया था कि क्या ये इतना आसान है कह देना कि जी ठीक है अदालतों में केस बने और आज खत्म हो गए। जैसे मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब ने एक रेफरेंस बनाया था तोशाखाना से गाड़ियां लेने का। अब 5-7 साल के बाद हमें पता चलता है कि वही नैब आकर कहता है कि नहीं जी ये तो गलती से बन गया था, ये इन्होंने गाड़ी तो तोशाखाना से ली ही नहीं है, इन्होंने तो एक ट्रांसपोर्ट पूल से लिया है। तो क्या कोई किसी से पूछेगा कि भाई एक शख्स की पगड़ियां उछाली गई, उसकी कॉस्ट पे की है उसने जाती तौर पर भी, और फिर उसका इंपैक्ट उसकी सियासत पर, पार्टी पर, इलेक्शंस पर भी आया होगा, तो क्या कोई पूछेगा नैब से ही कम से कम कि आपने रेफरेंस पे बना कैसे दिया था तोशाखाना का, आपको इतनी सादा बात नहीं पता थी? तो और इसी तरह की एग्जांपल ये इमरान खान के ऊपर भी फिर आयद होगी कि कैसे ये केसेस बन गए अगर बाद में क्लियर हो जाते हैं तो। देखिए, नैब की साख इसीलिए तबाह हो चुकी है कि नैब की प्रोसिक्यूशन और उसके केस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर रहे हैं, और नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नैब की कोख से सियासी जमातें बनी हैं, नैब की कोख से इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है। नैब को इस मुल्क में इंजीनियरिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए नैब की क्रेडिबिलिटी भी बहुत डाउन हुई है। लेकिन मैं इस सारे मसले का एक हल जो है, दुनिया ने इस मसले को कैसे हल किया है, देखिए आप ये राइट दें एक्यूज्ड को कि अगर वो बरी हो जाता है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने में नाकाम हो जाती है तो वो प्रोसिक्यूशन पर डैमेजेस का सूट कर सकता है और उसको डैमेजेस मिलने चाहिए। और जो प्रोसिक्यूशन, जो इन्वेस्टिगेटर है और जो प्रोसिक्यूटर है वो इंश्योर्ड होता है पूरी दुनिया में और डैमेजेस पे किए जाते हैं और उसकी जॉब चली जाती है क्योंकि उसकी दोबारा इंश्योरेंस नहीं होती। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी एक्यूज्ड को डेफेमेशन का और क्रिमिनल जो मलेशियस प्रोसिक्यूशन का आपको राइट देना होगा और अदालतों को उसको उन पर फौरी इंसाफ करना होगा ताकि कोई भी झूठा केस बनाते हो। ये पुलिस का भी मामला है, देखिए ना जी, एक तफ्तीशी किसी को 302 में बेगुनाह चालान कर देता है, हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बेगुनाही के सबूत देता है, 15 साल बाद घर आता है बेगुनाह होकर। उन 15 सालों का कौन जवाबदेह है जो उसने ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक इन्वेस्टिगेटर की गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से भुगते हैं? लेकिन ना, कसूर तो इन्वेस्टिगेटर से शुरू होता है जो 302 की गलत इन्वेस्टिगेशन करता है और बेगुनाह को गुनाहगार लिखता है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक वो गलती, वो कहते हैं ना, इसीलिए कि जज को ने जब बरी किया तो जज ने मुलजिम को कहा मैं तुम्हें बरी करता हूं। उसने कहा काश मैं थानेदार से ही मुकलिया होता तो मेरे 10 साल ना जाया होते, वो मुझे वहीं पे बेगुनाह कर रहा था, तुमने 10 साल लगा दिए मुझे बेगुनाह करते करते। तो जब तक आप ये मलेशियस प्रोसिक्यूशन और डेफेमेशन के राइट्स नहीं देंगे और इन्वेस्टिगेटर्स को आंसरेबल नहीं बनाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, तब तक ये इंजीनियरिंग के लिए ये इदारे इस्तेमाल होते रहेंगे, वो चाहे किसी की भी हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, चाहे मुशर्रफ की हुकूमत हो। हुकूमतें प्रोसिक्यूटर्स को और इन्वेस्टिगेटर्स को इस्तेमाल करती हैं। तो बुनियादी कानून में जो तब्दीली लाने की जरूरत है वो मलेशियस प्रोसिक्यूशन को सख्त करने की और डेफेमेशन के कवानीन को ठीक करने की जरूरत है। सही है। अब अहमद, वैसा तोशाखाना का फैसला पहले मुअत्तल हो चुका, अब आज इसमें रिलीफ मिल गया है। इद्दत वाला जो केस है वो भी बहुत करीब है कि उसमें भी फैसला आ जाए, फिर साइफर का रह जाएगा। तो अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं अदालतों पे बहुत दबाव भी है, अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में इन केसेस का अंजाम? देखिए ना, वो अब ये इद्दत का भी जिस तरह इन्होंने अभी ये बात की है, अच्छी बात की इन्होंने कि ये नहीं कि कानून बनाने की जरूरत नहीं, कानून ये ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ हमारा कल्चर में ये डेवलप नहीं हो सका कि अदालत जो है जब ये महसूस करे कि एक गलत प्रोसिक्यूट किसी को करके और उसको गलत फंसाया गया था और ये केस झूठा है बिल्कुल, तो वो बाकायदा तौर के ऊपर उसको भी सजा दी जा सकती है या उसको हैवीली बर्डन भी किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो बंदा जिसकी इज्जत के ऊपर हरफ आया है वो हद तक इज्जत का दावा करके और डैमेजेस का सूट दायर करके और डिग्री करवा सकता है। ये तमाम मौजूद हैं, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज में ये कल्चर क्योंकि डेवलप हो चुका हुआ है और इंसान अपने वो ये फंडामेंटल राइट्स जो है और हकूक जो है उनका हिफाजत करना जानते हैं, अदालतें भी उसको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, हमारे यहाँ नहीं है। अब बात आपने की है जो अभी केसेस हैं, देखिए बात यह है कि आप बिल्कुल इसी टच स्टोन के ऊपर आप ले जाइए इद्दत वाले केस को। अब इद्दत वाले केस में किस को सजा देनी चाहिए जिस वक्त ये बरी होगा? आप सोचिए जरा, अंदाजा लगाइए कि इद्दत का केस जो है
वो इद्दत के दिन को, टाइम को पूरे होने के 6.5 साल के बाद दायर हो रहा है। इज इट अ केस जिसमें उसको इतनी लंबी सजा भी दे दी है, उसको जेल में और साथ उसको इतना बड़ा उनको जुर्माना भी कर दिया, दोनों मियाँ बीवी को सजा भी दे दी है। ये है नाजायज इस्तेमाल सबऑर्डिनेट कोर्ट में। और जज बैठा हुआ वहां पे कह रहा था मेरे सामने, तो आज मैं वो केस अटेंड करता रहा हूँ कि जी मेरी मजबूरी है जी, मैं तो रात को 1 बजे तक 12 बजे तक यहाँ बैठूंगा। अब ये किसने बैठाया उसको वहां पर? कभी आपने सोचा ये? सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज जो है वो तो, मैं इसका जवाब मैं जवाब देना चाहता हूँ इसका। अभी मैं 1 मिनट आप में सुन लीजिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो जज होता है ना, मुदल साहब 1 मिनट, वो जी अगर वो हाई कोर्ट के अंडर आता है तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर है। जो भी हाई कोर्ट वहां पे होगा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट है, तो उनके जज साहबान ने तो वहां से तो कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ उसके ड्यूटी रोस्टर को बदलने के लिए। किसने बिठाया कि तुम आज ये करके उठोगे? ये बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठ जाती है मॉनिटरिंग के लिए। हाँ जी, सही है, क्या फरमाया? बिल्कुल सही है सर। आमिर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुजम्मिल सरवर साहब आप कुछ ऐड कर दीजिए। मैं सिर्फ इसमें छोटा सा सवाल ये ऐड कर दूं कि क्या 6 साल के बाद इद्दत केस अगर बनाया गया तो ये आपको पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस लगता है? पहली बात तो ये है कि वो पूछ रहे हैं कि किसने रात को बैठाया। भाई उसी ने बैठाया जिसने हनीफ अब्बासी का फैसला आधी रात को सुनवाया। मुझसे पूछा बिल्कुल ठीक है जी मुजम्मिल साहब, ये उसी ने सुनवाया जिस पर अहमद अवैध साहब आपकी सियासी जमात ने लड्डू भी खाए थे और तालियां भी बजाई थी। ये उसी ने सुनवाया जब आपके चीफ जस्टिस इतवार को कह रहे थे कि इतवार वाले दिन भी केस सुना जाए नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ कह रहा था कि मेरा वकील इतवार को काम करने के लिए तैयार नहीं, तो अदालत कह रही थी हम तो इतवार को काम करने के लिए तैयार हैं, आपका वकील क्यों नहीं तैयार? उसी ने सुनवाया। और जिस पर आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अगर अदालतें इतवार को लगने को तैयार हैं तो नवाज शरीफ को क्या एतराज है? लगनी चाहिए, रात को भी लगनी चाहिए, इतवार को भी लगनी चाहिए। तो मुझे तो समझ नहीं आती, आज आप मकाफाते अमल का शिकार हैं। आप समझें, आज आप मकाफाते अमल का शिकार हैं। हर वो काम जो इक्तदार में आने के लिए आपने किया, आज आप उस खाई में गिरे हुए हैं ऊंधे मुंह, और कोई आपको उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, वही हो रहा है जो आपने अपने मुखालफिन के लिए गड़े खोदे थे, उन गड़ों में आप खुद गिर गए हैं। ये उन गड़ों में आप खुद गिर गए हैं, जो गड़े आपने अपने सियासी मुखालफिन के लिए खोदे थे कि वो उनमें गिरेंगे और हम तमाशा देखेंगे। आप उन गड़ों में खुद गिरे हुए हैं और कौम तमाशा देख रही है। सही है मुजम्मिल साहब, सही है। आमिर एहसान साहब, हाई कोर्ट के होते हुए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की कौन सी कानूनी तकाजे थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो चाहे कर ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब के साथ नाइंसाफी का कहा है तो उनको अलामती सजा दे देना जिन जजों ने दी थी, काम शुरू हो जाएगा। नैब के ऑफिसर्स को कानून में है ना कि वो जो चाहे करें पहले कानून में, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, लिहाजा जो मर्जी दिल करता है। वो कहते हैं कि वो परवेज खटक के बारे में क्या फिक्रा कहा था उन्होंने कि ये कितने हैं और इनके साथ क्या बनेगा, जावेद इकबाल साहब ठट्ठे उड़ाते थे और फिर तब्दीली करते थे, वो आज तक सामने आए। ये जो जिनके दिलों में चोर होते हैं ना, बात भी नहीं करते खड़े होके, मतलब उनको आज भी कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट मौजूद है लापता अफराद के उसमें। वरना देखें ना, उनका एक बैकग्राउंड है कि उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। खातून का केस सामने आया, वीडियो आई, शर्म भी नहीं आई किसी को कि भाई चलो छोड़ो जी किस तरह उसने की, वो तो लाई थी ना खुद सामने। पीएम हाउस में क्या होता रहा उसने सारा कुछ बताया। किसी एक ने रिजाइन किया, किस इखलाकियात और सियासत की बात कर रहे हैं आप? मकाफात अमल कहें, आप कुछ भी कहें, जब तक खुद सारे ठीक नहीं करने पे आएंगे बात बनती नहीं है। मतलब ये जो अदालतों से रिलीफ का सिलसिला है, ये तो खान साहब के लिए तो सबसे ज्यादा है। मैं एक और मामले की तरफ जरा बढ़ना चाहता हूं, और वो है फैसल वाडा साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल वाडा साहब ने कहा है कि जी मुदाखलत है
तो फिर इसका सबूत जजेस दें। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मसला ये है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, वो मदाखलत की और के शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूं कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। जबानी तो कोई चीज। अब इसे कैसे सबूत देंगे? और ये सबूत जजेस से अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मांग रही है, जहां पर 6 जजेस का एक बेंच बना हुआ है, 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के पर बात करने के लिए। तो ये सबूत कैसे मांगे जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे? अहमद अवैस साहब, ये आप कैसे इस मुतालबे को देख रहे हैं जो आज फैसल वाडा साहब ने किया? कह रहे हैं कि जी मैंने खत लिखा था, अभी तक जवाब नहीं दिया जज साहब ने, और उसके बाद उन्होंने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें जो उनके दिए आई उल्टी सीधी आंख दी। सवाल यह है कि अगर आप समझते हैं कि जिन जज को साहब को इन्होंने खत लिखा कि उन्होंने उनकी कोई मिसकंडक्ट उन्होंने किया हुआ है, तो आपको किस कैपेसिटी में उनसे जवाब इस तरह बैठ के कहें कि टीवी के ऊपर आके कि आए जी मुझे जवाब दें, और नहीं देंगे तो मैं लास्ट वार्निंग कर रहा हूं आपको। और बड़ी थ्रेटनिंग टोन में उन्होंने बात की। आपके पास एक रास्ता दिया हुआ है कि जो शख्स जो है, अगर किसी जज के खिलाफ उसके पास कोई मवाद मटेरियल मौजूद है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंडिपेंडेंटली जाके रेफरेंस दायर कर सकता है। आर्टिकल 209 के तहत कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये स्टाइल जो है, इसका मतलब है कि आप तो बिल्कुल बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी एलिगेशन के, आप एक जज को, जिसको के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं इसलिए कि वो आवाम के अंदर उसकी करेंसी जो है वो खराब ना हो, उसको आप इस तरह से टीवी के ऊपर आके जो तमाशा लगा रहे हैं और अपने आप को भूल गए कि आप क्या हैं। तो ये अंदाज जो है ये बड़ा खतरनाक है। इसको ये स्पॉन्सर्ड है। आई एम श्योर कि ये स्पॉन्सर्ड है, वरना वाडा की क्या हैसियत है कि वो जाके टीवी के ऊपर बैठ के ऐसी बात करें। चलें, ये एक और इल्जाम है। अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं तो सर ये भी एक इल्जाम है बगैर सबूत के कि वो स्पॉन्सर्ड है। अब वो है नहीं, चूंकि इसलिए ये मैं चाहूंगा कि चले बहरहाल आपकी राय है। आमिर हसन साहब, सबूत जो है वो कहते हैं कि जी अगर मुदाखलत हुई है तो सबूत दें। जजेस कैसे सबूत दे सकते हैं कि मतलब घर में से कैमरा निकला है, उसका सबूत वो क्या देंगे? और अगर जज कह रहा है कि ये हुआ है या उसके एक रिश्तेदार को, बहनोई को उठाकर टॉर्चर हुआ है, तो उसका वो आज क्या सबूत देंगे? तो ये मुतालबा दुरुस्त लगता है आपको फैसल वाडा साहब का? पब्लिकली इस तरह से बात करना उससे ज्यादा। फैसल वाडा साहब ने एक खत लिखा हुआ है, उसका जवाब मांगा हुआ है, और दूसरे उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी कामरान टेस्वरी गवर्नर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी फैसलों के ऊपर क्वेश्चन उठाया। इन सबको तौहीन अदालत में बुला लें। पहले भी ये सजाएं देते रहे हैं सियासतदानों को बुलाने पे। एक टाइम था जब सब कुछ होता था, उस वक्त कुछ नहीं हुआ, और निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज सब बयानात देने के ऊपर सजाओं में गए। आप इनको भी बुला लें। मैं क्यों लड़ूं इस बात पे कि जी आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है ना कि भाई आपके पास तौहीन अदालत का इख्तियार है और आप इनको बुला लें। देखें ना, सबूत देना है या नहीं लेना तो आप अदालत में बैठ के आपस में तय कर लें कि एक सेनेटर है, एक गवर्नर है, वो आके बात कर रहे हैं फैसलों के ऊपर तनकीद का, जो जायज तनकीद का हक सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ, गवर्नर ने उसके ऊपर बात की है। इन्होंने कहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं? अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड है। तो इन सब चीजों पे इन सबको बुला लें और पूछ लें कि जी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्योंकि गन तो है और हम कोई चीज ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। ये रिवैम्पिंग की कहानी है, आगे चल के कब होती है, कैसे होती है, ये बड़ा लंबा चौड़ा फसाद बन गया हुआ है कि एक तरफ रिलीफ है, दूसरी तरफ सजाएं हैं, दूसरी तरफ रिलीफ है, एक तरफ सजाएं हैं। हम कब तक 77 ईयर्स हमने गुजार दिए कि इस सर्कल में हैं, और हर पार्टी अपनी बारी पे यही गिला करती है कि आज हमारे साथ ज्यादती हो रही है। देखिए, हमारी तो कोई इंतहा है ही नहीं कि कौन कैसे कर रहा है। कि नवाज शरीफ की बेटी को उस वक्त दोबारा गिरफ्तार कर लो नैब के केस में, जब वो अपने वालिद से मिलने आई हुई और उसकी बेटी भी उसके साथ मौजूद है। तो कोई इंतहा थी इंतकाम की जो खत्म ही नहीं हो रहा था। जो आज ये कह रहे हैं तो इसको सिर्फ मिला लें आपस में, तो जिसके प्लस माइनस हों वो मेरा ख्याल है कि बजाय दोबारा वहां, चूंकि बात तो आ रही है। मुज़म्मिल साहब, आपको मौलाना की मायूसी की बुनियाद दुरुस्त मालूम होती है? उनको लगता है कि ये तो सिस्टम नहीं चल सकता, ये ज्यादा अरसा हुकूमत नहीं चलेगी? जी, ये उनकी ज़ाती राय है। वो एक सियासतदान है, उनको ये, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने हलफ उठा लिया है, पार्लियामेंट में, असेंबलियों में मौजूद हैं।
और पार्लियामेंट में अपना किरदार वो अदा कर रहे हैं। उसके साथ अगर वो कोई एहतजाज भी जारी रखना चाहते हैं तो उनका एहतजाज भी कानून के दायरे में है। वो कोई इस्लामाबाद पर कब्जा करने की बात नहीं करते, वो कोई मरकज़ में हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देने की बात नहीं करते। वो जो भी बात करते हैं कानून और आइन के दायरे में रह के बात करते हैं और उसके तनाजुर में बात करते हैं, उसी के अंदर रहते हुए एहतजाज करते हैं। तो उनको अपनी सियासत करने का हक है। हमें उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी सियासी सोच से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये तो है ना कि मौलाना के एहतजाज में आज तक एक गमला नहीं टूटा और मौलाना ने बड़े बड़े मार्च भी किए हैं, लेकिन उसके नतीजे में कोई सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने इस्लामाबाद पर मार्च भी किया है, लेकिन कभी रेड जोन में जाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कभी पार्लियामेंट के आगे गंदे कपड़े नहीं लटकाए हैं, कंटेनर नहीं लगाया है, उन्होंने कभी फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया है। तो उनकी एहतजाजी सियासत और दूसरी एहतजाजी सियासत में बहुत फ़र्क है, जिसकी वजह से वो जो बात कहते हैं उसके में सियासी वजन भी है। लेकिन आज एक फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट की है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि NA 148 से JUI फेक के टिकट होल्डर मलिक सजाद वैंस ने 19 मई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में फवाद चौधरी की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक की हिमायत का ऐलान किया। यह तहरीक इंसाफ और JUI का पहला मुश्तरका इलेक्शन होगा। JUI और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन अलायंस बना लिया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप अहमद अवैस साहब? तहरीक इंसाफ तो बड़ी मुखालिफ रही है मौलाना की पॉलिसियों की, उनके साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ेंगे आप? देखिए ना, एक कहते हैं ना कि एक इंग्लिश की कहावत है कि एनिमी ऑफ योर एनिमी योर फ्रेंड। तो इसलिए ये सियासी मामलात में तो नजरिया क्या हुआ सर? यही नजरिया है, हरफे आखिर होता है। हाँ जी, नजरिया फिर क्या हुआ सर? नहीं, नजरिया नहीं, सवाल ये है कि वो मुखालफत की वजह जो थी ना, आप देखिए यहाँ पे आप एक बिल्कुल ही गलत अंदाज की जो हुकूमत बनी हुई है, उसके साथ अगर मूवमेंट के सिलसिले में जो भी इकट्ठे होंगे वो तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एजेंडे के पॉइंट के ऊपर तो आ सकते हैं ना। आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी। खुमैनी साहब ने जब ईरान के ऊपर खुमैनी साहब जब ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन ला रहे थे तो वहां पे तोता पार्टी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी जी, लेकिन क्योंकि वो भी अब तोता ये रिलीजियस रेवोल्यूशन था, बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के फंडामेंटली, लेकिन क्योंकि तोता पार्टी भी शाह के खिलाफ थी तो खमीनी साहब ने बाकायदा उनको इजाजत दे दी थी कि हमारे साथ ज्वाइन कर लो, और दोनों ने मिलके शाह की हुकूमत को खत्म किया और उसके बाद वो रिलीजियस रेवोल्यूशन आया वहां पे और वो तोता पार्टी भी खत्म हो गई। सही। तो इसलिए ये वक्ती तौर पे ये उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी असूली बात है जी। तो इसीलिए अगर वो मिलके आ गए हैं तो कोई ऐसी अचंभा की सही है। चलिए, तो मुजम्मिल साहब आप कैसे देख रहे हैं ये पहले इलेक्टोरल अलायंस को, JUI और तहरीक इंसाफ का जो NA 148 मुल्तान में हुआ है? नहीं, वो तो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, वो कोई सीट नहीं थी मौलाना की। अगर कोई इलेक्टोरल अलायंस होता तो वो डेरा इस्माइल खान में होता तो सिग्निफिकेंट होता, लेकिन डेरा इस्माइल खान में तो नहीं हुआ। मौलाना को NA 148 का भी मौलाना की सीट रही नहीं है, तो उनका वहाँ को वोट बैंक रहा नहीं है। अगर कोई से इलेक्टोरल अलायंस होता तो वो हमें नज़र आता है DI खान में, वो हमें नज़र आता है सदारती इंतखाब के मौके पर, वो हमें और मौके पे नज़र आता, लेकिन वो तमाम मौके PTI ने लूज़ किए। उन्होंने महमूद खान अचरजई को तरजीह दी मौलाना पर। तो इसलिए मैं नहीं देखता कोई इलेक्टोरल ऐसा कोई सही इलेक्टोरल अलायंस या कोई सही अलायंस बिटवीन PTI एंड JUI। ये लव हेट रिलेशनशिप है। PTI को लगता है एनिमीज आर फ्रेंड, असल में मौलाना की एनिमिटी तो PTI का वो है, उनकी ग्राउंड तो PTI के साथ है, वो शेयर कैसे कर सकते हैं? उन्होंने PTI के खिलाफ ही सियासत करनी है, वो PTI की साथ मिलकर सियासत नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, अहमद अवैस एडवोकेट साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब इस प्रोग्राम में शरीक रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।